पिछली जो अपनी वीडियो थी बायोलॉजी सब्जेक्ट में, उस वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि डीएनए से न्यू आरएनए का फॉर्मेशन होता है। अब जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस थी, उस प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहे थे, भाग ले रहे थे। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या कर रहे थे बेटा, पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं बेटा, इनके 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स में फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, यह जो एंजाइम होता है आरएनए को ट्रांसक्रिप्ट करने का क्या करता है, कार्य करता है। ट्रांसक्रिप्ट के रूप में किनका फॉर्मेशन करता है ये बेटा, आरएनए का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा मोस्ट पॉपुलर होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के दौरान एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। किनका फॉर्मेशन करता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा तीसरा पॉलीमरेज होता है बेटा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तीसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। यह जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है वो ट्रांसक्रिप्ट के रूप में टीआरएनए का फॉर्मेशन करता है। तो मेनली जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं उनकी 3 फैमिली होती है, 3 फैमिलीज में कैटेगराइज होता है। फर्स्ट वन इज आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के दौरान आरएनए का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के दौरान एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा थर्ड वन इज आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, दैट ट्रांसक्रिप्ट इज टीआरएनए। तो आरएनए पॉलीमरेज में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज में अपन ने फॉर्मेशन देखा था, किनका फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले प्री एमआरएनए का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था जब एमआरएनए अपने पास में डीएनए से जब एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है तो ये प्रोसेस कौन सी थी, ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को क्या कहा जा रहा था, ट्रांसक्रिप्शन कहा जा रहा था। अब ये जो अपने पास में न्यू एमआरएनए फॉर्मेशन होता है, इनमें क्या पाए जाते हैं बेटा, एक्सॉन पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या पाए जाते हैं, इंट्रॉन पाए जाते हैं। काफी अधिक संख्या में इनमें क्या पाए जाते हैं, कहने का मतलब हुआ इंट्रॉन पाए जाते हैं। इन इंट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से जो प्री एमआरएनए सिंथेसाइज होता है वो प्री एमआरएनए नॉन फंक्शनल होता है। नॉन फंक्शनल का मतलब ये हुआ, ये आगे जाके ट्रांसलेशन की प्रोसेस के दौरान न्यू प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया में मतलब न्यू प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं कर पाता है। तो जो अपने पास में एमआरएनए बना है वो कैसा होता है बेटा, प्री मैच्योर प्रकार का होता है, जिनमें काफी अधिक संख्या में इंट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट पाए जाते हैं। इन इंट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ही ये आरएनए कैसा होता है, नॉन फंक्शनल होता है। अब जो नॉन फंक्शनल एमआरएनए होता है वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में भाग नहीं लेता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। कहने का मतलब ये हुआ प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर पाता है। जब प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में ये भाग नहीं ले पाता तो इसको फंक्शनल बनाने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है बेटा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जिसे अपन बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की प्रोसेस के दौरान नॉन फंक्शनल प्री एमआरएनए को फंक्शनल एमआरएनए में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन दैट इज प्रोसेस इन व्हिच नॉन फंक्शनल एमआरएनए कन्वर्ट्स इनटू फंक्शनल आरएनए। ठीक है, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जो मॉडिफिकेशन है बेटा, इनके कितने चरण होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स में क्या किया जाता है, इन्हें कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट वन जो होता है दैट इज कैपिंग। फर्स्ट वन जो होता है
वो होता है कैपिंग। इसके अलावा सेकेंड वन स्प्लाइसिंग, थर्ड वन इज टेलिंग प्रोसेस, थर्ड वन इज टेलिंग प्रोसेस। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन को 3 चरणों में 3 स्टेप्स में कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट वन इज कैपिंग, सेकंड वन इज स्प्लाइसिंग एंड थर्ड वन इज टेलिंग प्रोसेस। सबसे फर्स्ट में बात करें अपन किसके बारे में बेटा, कैपिंग के बारे में। किनके बारे में, कैपिंग के बारे में। तो जो कैपिंग की प्रोसेस होती है बेटा, उनमें जो अपने पास में प्री एमआरएनए होता है, प्री एमआरएनए के 5 प्राइम एंड पर, कौन से एंड पर, 5 प्राइम एंड पर कैप को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। एक कैप क्या की जाती है बेटा, जोड़ी जाती है, और कैप के रूप में क्या पाया जाता है, 7 मिथाइल गुआनोसिन, 7 मिथाइल गुआनोसिन। तो कैपिंग प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो जो अपने पास में एमआरएनए होता है, प्री एमआरएनए के 5 प्राइम एंड के ऊपर कैप को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ये जो कैप होती है ये किसकी बनी हुई होती है बेटा, 7 मिथाइल गुआनोसिन की क्या होती है, बनी हुई होती है। इसके अलावा इनका जो 5 प्राइम एंड है, इस पर कैप के रूप में किनको ऐड किया जाता है, 7 मिथाइल गुआनोसिन को ऐड किया जाता है। तो ऐड करने का जो कार्य होता है वो किस एंजाइम द्वारा किया जाता है, ग्वानिन ट्रांसफरेज एंजाइम द्वारा क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। कौन सा एंजाइम, ग्वानिन ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है वो प्री एमआरएनए के 5 प्राइम एंड पर 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैप को क्या कर देता है, ऐड कर देता है। तो कैपिंग प्रोसेस के दौरान प्री एमआरएनए पर के 5 प्राइम एंड पर 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैप को क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। अब जो ये कैप यहाँ पर ऐड की जाती है, इनके 2 कार्य होते हैं, मेनली 2 फंक्शन होते हैं। पहला जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन का। पहला जो कार्य होता है वो होता है बेटा इनका प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन किनसे करती है, ये न्यूक्लियस एंजाइम से क्या करती है, एमआरएनए का प्रोटेक्शन करती है। ये जो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो डीएनए या फिर आरएनए को डिग्रेड करने का, कट करने का क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। इन न्यूक्लियोज एंजाइम से बचाव के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इनके 5 प्राइम सिरे के ऊपर किनको जोड़ा जाता है, 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैप को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ये 7 मिथाइल गुआनोसिन ऐसा ग्रुप होता है, ऐसा समूह होता है जहां पर न्यूक्लियस एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। मतलब 7 मिथाइल गुआनोसिन के ऊपर ये न्यूक्लियस एंजाइम कार्य नहीं कर पाते हैं, जिससे जो प्री एमआरएनए होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। इसके अलावा कैपिंग का जो दूसरा कार्य होता है, उस कार्य की अगर अपन बात करें तो जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। ट्रांसलेशन की प्रोसेस के दौरान आरएनए से किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जब प्रोटीन की क्या होती है बेटा, सिंथेसिस होती है ट्रांसलेशन की प्रोसेस के दौरान, तो उस समय जो राइबोसोम होता है इस 5 प्राइम कैप की क्या करता है, पहचान करता है। किनको रिकॉग्नाइज करता है बेटा, 5 प्राइम कैप को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। और इनको रिकॉग्नाइज करके ही यहाँ के जो ट्रांसलेशनल जो फैक्टर होते हैं वो 5 प्राइम एंड पर क्या करते हैं, बाइंड करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को प्रोग्रेसिवली क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं या फिर बढ़ाते हैं। तो पहली प्रोसेस कौन सी होगी, कैपिंग की होगी। कैपिंग के दौरान क्या होता है, जो अपने पास में प्री एमआरएनए बना है, जो कैसा है, नॉन फंक्शनल प्रकार का, इन्हें फंक्शनल बनाने के लिए इनके 5 प्राइम एंड के ऊपर 7 मिथाइल गुआनोसिन की एक कैप क्या की जाती है, ऐड की जाती है। उस कैप को ऐड करने के लिए कौन सा एंजाइम रोल प्ले करता है, ग्वानिन ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है, रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये जो कैप यहाँ पर 5 प्राइम एंड पर जो जोड़ी जाती है, इनके 2 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है बेटा प्रोटेक्शन का, ये एमआरएनए को न्यूक्लियस एंजाइम से क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। इसके अलावा ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान 5 प्राइम एंड पर प्रेजेंट पाए जाने वाला जो 7 मिथाइल गुआनोसिन ग्रुप होता है, इनको रिकॉग्नाइज करके ही
राइबोसोम यहाँ पर क्या करता है, बाइंड करता है, या फिर ट्रांसलेशन फैक्टर यहाँ पर क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, और आगे फिर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अब देखिए जो कैपिंग की प्रोसेस होती है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में होती है। जो कैपिंग की प्रोसेस होती है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में होती है जब अपने पास में प्री एमआरएनए बनता है, जब अपने पास में किनका फॉर्मेशन होता है, प्री एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। तो प्री एमआरएनए के 5 प्राइम एंड पर ट्राइफॉस्फेट ग्रुप क्या होता है बेटा, पाया जाता है। इनके प्री एमआरएनए जो होता है इनका एक एंड कौन सा होगा, 5 प्राइम, इसके अलावा अदर एंड कौन सा होगा बेटा, 3 प्राइम एंड होगा। इनका जो 5 प्राइम एंड होता है वहां पर क्या पाए जाते हैं, ट्राइफॉस्फेट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ट्राइफॉस्फेट पाए जाते हैं। इन ट्राइफॉस्फेट को रिप्लेस करने का कार्य किनके द्वारा किया जाता है, 7 मिथाइल गुआनोसिन के द्वारा क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। कि इनके 5 प्राइम एंड पर क्या पाए जाते हैं, ट्राइफॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। सबसे पहले ट्राइफॉस्फेट को यहाँ से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप आकर के यहाँ पर क्या कर जाती है, बाइंड कर जाती है। अब इसके साथ ही एंजाइम कौन सा कार्य करता है बेटा, गुआनिल ट्रांसफरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम कार्य करता है, गुआनिल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो इस 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप को ट्राइफॉस्फेट की जगह क्या कर देता है बेटा, बाइंड करवा देता है। अब तो स्टेप्स में सबसे पहले तो ट्राइफॉस्फेट को क्या किया जाता है बेटा, रिमूव किया जाता है। गुआनिल ट्रांसफरेज एंजाइम 7 मिथाइल गुआनोसिन को यहाँ पर क्या करवा देता है, बाइंड करवा देता है। कैप जो होती है वो किनकी बनी हुई होती है, 7 मिथाइल गुआनोसिन की क्या होती है, बनी हुई होती है। अब जो 7 मिथाइल गुआनोसिन की जो कैप होती है वो इस एमआरएनए को प्रोटेक्ट करने में क्या करती है, रोल प्ले करती है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या करती है बेटा, पार्टिसिपेट करती है। अब पहली प्रोसेस तो कौन सी होगी बेटा, कैपिंग की। इसके अलावा दूसरी जो प्रोसेस आती है वो आती है बेटा स्प्लाइसिंग। दूसरी जो प्रोसेस होती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के दौरान उस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो प्री एमआरएनए के 5 प्राइम एंड पर तो कैप का क्या होगा, कैपिंग प्रोसेस के दौरान फॉर्मेशन होगा है। इसके अलावा दूसरा स्टेप जो होता है वो कौन सा होता है, स्प्लाइसिंग का होता है। स्प्लाइसिंग के दौरान मैंने आप लोगों को बताया था कि एमआरएनए पर क्या पाए जाते हैं, एक्सॉन, जो क्या होते हैं बेटा, कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। जो क्या होते हैं, कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। आगे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इसके अलावा एमआरएनए पर ही क्या पाए जाते हैं बेटा, इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये जो इंट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है। ये कैसी सीक्वेंस होती है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है, जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जो अपने पास में एमआरएनए होता है, जैसे कि अगर अपन बात करें, ये अपने पास में क्या पाया जा रहा है बेटा, एमआरएनए पाया जा रहा है। ये क्या है, एमआरएनए है। इनमें काफी अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, इंट्रॉन्स पाए जाते हैं, जो उन्हें क्या बनाते हैं, नॉन फंक्शनल बनाते हैं। जैसे अपने पास में कोडिंग सीक्वेंस के रूप में एक्सॉन फर्स्ट पाया जाता है। इसके अलावा इनके साथ में क्या पाया जाता है बेटा, इंट्रॉन्स भी क्या होते हैं, बीच बीच में उपस्थित पाए जाते हैं। इसके अलावा ये क्या है, एक्सॉन 2। इसके अलावा क्या पाए जाते हैं बेटा, इंट्रॉन। क्या पाए जाते हैं, इंट्रॉन्स। तो ये यहाँ पर दो अपन ने क्या दिखा रखे हैं बेटा, इंट्रॉन्स दिखा रखे हैं। इसके अलावा दो क्या दिखा रखे हैं, यहाँ पर अपन ने एक्सॉन्स दिखा रखे हैं। तो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस के दौरान इन इंट्रॉन्स वाले भाग पर न्यूक्लियस एंजाइम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और इन वाले भाग से इनको क्या कर देते हैं बेटा, कट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। कट करने के पश्चात लाइगेज एंजाइम इन्हें वापस से जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। तो सभी इंट्रॉन्स को तो क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इंट्रॉन्स को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। जब इनको बाहर निकाल दिया जाता है तो जो एक्सॉन्स होते हैं उनको लाइगेज एंजाइम की उपस्थिति में, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में बेटा, लाइगेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या कर दिया जाता है, साथ साथ जोड़ दिया जाता है। एक्सॉन फर्स्ट एंड दैट इज एक्सॉन सेकंड। काफी सारे एक्सॉन्स क्या कर जाते हैं बेटा, एक साथ
जुड़ जाते हैं, जबकि इंट्रॉन्स को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो अपने पास में इंट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से जो नॉन फंक्शनल mRNA था वो किनमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, फंक्शनल mRNA में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो अपने पास में mRNA बनता है आगे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है, या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। अब इसके बाद में बात आती है बेटा किनके बारे में, तीसरी प्रोसेस है टेलिंग प्रोसेस। तीसरी जो प्रोसेस होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, टेलिंग प्रोसेस। टेलिंग प्रोसेस को अपन दूसरे नाम से जानते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीएडिनाइलेशन। क्या बोलते हैं, पॉलीएडिनाइलेशन। ये जो टेलिंग प्रोसेस होती है, पॉलीएडिनाइलेशन की जो प्रोसेस होती है, यह mRNA के 3 प्राइम एंड पर क्या होती है बेटा, कार्य करती है। मतलब जो पॉलीएडिनाइलेशन जो प्रोसेस है वो mRNA के 3 प्राइम सिरे पर या फिर 3 प्राइम एंड पर क्या करती है, फंक्शन करती है। अब जो अपने पास में mRNA है उसके 3 प्राइम एंड के ऊपर काफी सारे एडेनिन ग्रुप को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। किनको जोड़ दिया जाता है, एडेनिन ग्रुप को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जब एडेनिन ग्रुप को 3 प्राइम एंड पर क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीएडिनाइलेशन बोलते हैं। तो थर्ड प्रोसेस इज पॉलीएडिनाइलेशन, जिसके दौरान क्या होता है, mRNA के 3 प्राइम एंड पर काफी सारे एडेनिन ग्रुप को क्या कर दिया, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। अब कारण क्या होता है कि इन एडेनिन ग्रुप को यहाँ पर क्या किया जाए, जोड़ा जाए। ये एडेनिन ग्रुप mRNA को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो पॉलीएडिनाइलेशन की प्रोसेस के दौरान 3 प्राइम एंड के ऊपर काफी सारे एडेनिन ग्रुप को ऐड किया जाता है। जो एडेनिन ग्रुप 3 प्राइम एंड पर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, वो mRNA को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब इनमें 3 प्राइम एंड के ऊपर काफी सारे एडेनिन ग्रुप को ऐड किया जाता है। ऐड करने का जो कार्य किया जाता है वो कौन से एंजाइम द्वारा किया जाता है, पॉलीमरेज एंजाइम्स के द्वारा ये कार्य क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। कौन से एंजाइम द्वारा ये कार्य संपन्न किया जाता है, पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा पॉलीएडिनाइलेशन की प्रोसेस को क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। ये जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये mRNA के 3 प्राइम सिरे पर डबल एडेनिन यूरेसिल, इसके अलावा डबल एडेनिन AAUAA इस ग्रुप की क्या करता है, इस ग्रुप को क्या करता है बेटा, रिकॉग्नाइज करता है। और इसको रिकॉग्नाइज करने के पश्चात इसके ऊपर किनको ऐड करता हुआ चला जाता है बेटा, एडेनिन ग्रुप को क्या करता हुआ चला जाता है, ऐड करता हुआ चला जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीएडिनाइलेशन। तो अपन देख रहे थे किसके बारे में बेटा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बारे में। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो मॉडिफिकेशन होता है जिसके दौरान प्री mRNA नॉन फंक्शनल प्री mRNA को फंक्शनल mRNA में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, जो प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। अब इनमें पहली प्रोसेस तो कौन सी थी बेटा अपने पास में, कैपिंग की। पहली प्रोसेस कौन सी थी, कैपिंग की। इसके अलावा सेकंड जो प्रोसेस थी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में वो थी स्प्लाइसिंग की। थर्ड जो प्रोसेस थी उसको अपन ने क्या कहा है बेटा, टेलिंग प्रोसेस। क्या कहा है, टेलिंग प्रोसेस या फिर पॉलीएडिनाइलेशन। क्या कहा है, पॉलीएडिनाइलेशन। तीनों की अगर बात करें तो यहाँ पर ये 5 प्राइम सिरे के ऊपर किनको ऐड करती है, 7 मिथाइल गुआनोसिन को ऐड करने का क्या करती है, कार्य करती है। स्प्लाइसिंग प्रोसेस के दौरान इंट्रॉन्स को क्या कर दिया जाता है बेटा, रिमूव कर दिया जाता है, जबकि एक्सॉन्स को लाइगेज एंजाइम की हेल्प से क्या कर दिया जाता है,
जोड़ दिया जाता है। टेलिंग प्रोसेस जो होती है, पॉलीएडिनाइलेशन की जो प्रोसेस होती है वो 3 प्राइम एंड पर होती है। यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, फंक्शन करता है और एडेनिन यूरेसिल ग्रुप को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और यहाँ पर काफी सारे मल्टीपल एडेनिन को क्या करता है, ऐड करने का कार्य करता है। अब ये तो अपने पास में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा अपने पास में जेनेटिक कोडोन। कौन सा आता है, जेनेटिक कोडोन। अब जो अपने पास में एमआरएनए बना है, अब जो अपने पास में एमआरएनए बना है वो किस प्रकार का है बेटा, फंक्शनल प्रकार का, क्योंकि उनका क्या हो चुका है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो चुका है, नॉन फंक्शनल से किसमें कन्वर्ट हो चुका है, फंक्शनल एमआरएनए में कन्वर्ट हो चुका है। इनके ऊपर 4 जो एडेनिन 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, यहाँ पर पाए जाते हैं। किस प्रकार से, जैसे एडेनिन यूरेसिल एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन यूरेसिल, इसके अलावा एडेनिन। तो नॉर्मली जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं आरएनए में वो कितने पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। ये 4 नाइट्रोजनस बेस ही एमआरएनए पर क्या होते हैं, सीक्वेंस के रूप में पाए जाते हैं। अब आगे जो प्रोसेस होनी है वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होनी है। ट्रांसलेशन की प्रोसेस के दौरान ये जो अपने पास में नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये जेनेटिक कोड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। किनका फॉर्मेशन करते हैं, जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन करते हैं। और एक जो जेनेटिक कोड होता है वो किसी एक अमीनो एसिड के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे जेनेटिक कोडोन किसी एक अमीनो एसिड के लिए क्या होता है बेटा, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो काफी सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड की सहायता से क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है बेटा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ही होती है जिनमें काफी सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड की सहायता से क्या करते हैं, क्या किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से अब अपन बात करेंगे किसके बारे में बेटा, ट्रांसलेशन प्रोसेस से पहले किनके बारे में, जेनेटिक कोडोन के बारे में। तो जो जेनेटिक कोडोन होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, ट्रिपलेट होते हैं। पहली बात तो कौन सी आती है, जेनेटिक कोडोन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। मतलब 3 जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो एक जेनेटिक कोडोन का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे एडेनिन यूरेसिल एडेनिन दैट इज 1 जेनेटिक कोडोन और ये किसी एक अमीनो एसिड के लिए क्या होता है बेटा, जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। एक अमीनो एसिड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। आगे साइटोसिन ग्वानिसिन, इसके अलावा एडेनिन, ये दूसरा जेनेटिक कोडोन है। इसके अलावा AUG ये तीसरा जेनेटिक कोडोन है। इसके अलावा CGU ये कौन सा है, 4th जेनेटिक कोडोन है। इस प्रकार से काफी सारे एमआरएनए पर जेनेटिक कोडोन पाए जाते हैं जो किसी ना किसी एक अमीनो एसिड के फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और काफी सारे जब अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, बांध दिए जाते हैं, बाइंड करा दिए जाते हैं, जिससे नई पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो साइलेंट फीचर में अगर अपन जेनेटिक कोडोन की बात करें तो जेनेटिक कोडोन कैसे होते हैं बेटा, ट्रिपलेट प्रकार के। कैसे होते हैं, ट्रिपलेट प्रकार के होते हैं। इसके अलावा जो जेनेटिक कोडोन होते हैं वो होते हैं बेटा अनएम्बिगुअस। कैसे होते हैं, अनएम्बिगुअस होते हैं। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या हुआ, या फिर अपन को बोल सकते हैं ये कैसे होते हैं, अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। एक जो जेनेटिक कोडोन होता है वो किसी एक अमीनो एसिड के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, या फिर एक अमीनो एसिड को क्या के लिए क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक होता है। तो जेनेटिक कोडोन कैसे होते हैं बेटा, अनएम्बिगुअस प्रकार के, इसके अलावा स्पेसिफिक प्रकार के होते हैं। इसके अलावा तीसरी बात आती है बेटा, जो जेनेटिक कोडोन होते हैं वो कैसे होते हैं, डीजेनरेट। कैसे होते हैं बेटा, डीजेनरेट प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो एक जेनेटिक कोडोन होता है
वो किसी एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक तो होता है, इसके अलावा एक जेनेटिक कोडोन एक से अधिक अमीनो एसिड्स को भी क्या कर सकता है बेटा, एक से अधिक अमीनो एसिड का भी फॉर्मेशन कर सकता है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है कि जो जेनेटिक कोडोन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, डीजेनरेट प्रकार के होते हैं। इसके अलावा जेनेटिक कोडोन कैसे होते हैं बेटा, कोमालेस। कैसे होते हैं, कोमालेस होते हैं। इनके बीच में किसी भी प्रकार की कोमा नहीं पाई जाती। एक कंटिन्यूअस मैनर में जेनेटिक कोडोन क्या होते हैं, प्रेजेंट पाए जाते हैं। जैसे ये 3 जेनेटिक कोडोन है, उसके बाद में फिर दूसरा जेनेटिक कोडोन है, उसके बाद में तीसरा जेनेटिक कोडोन है, इसके बाद में फोर्थ जेनेटिक कोडोन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो जेनेटिक कोडोन होते हैं ये एक कंटिन्यूअस मैनर में पाए जाते हैं। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, कोमालेस भी कहा जाता है। अब एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था बेटा जॉर्ज गैमो, जिनका नाम था जॉर्ज गैमो। ये जो वैज्ञानिक था इन्होंने जेनेटिक कोडोन बताए थे 64। कितने जेनेटिक कोडोन बताए थे, 64 बताए थे। वो किस प्रकार से बताए थे बेटा इन्होंने कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं आरएनए पर वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, इसके अलावा गुआनोसिन। तो 4 क्या पाए जाते हैं, अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसके अलावा जेनेटिक कोडोन में अमीनो एसिड कितने पाए, जेनेटिक कोडोन में कितने नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं बेटा, 3 पाए जाते हैं। अगर 4 की अपन क्यूब भाषा में बात करें तो ये कितने होते हैं, 64। कितने जेनेटिक कोडोन का फॉर्मेशन होता है, 64 जेनेटिक कोडोन्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जिनमें 61 जो जेनेटिक कोड होते हैं वो किनका फॉर्मेशन करते हैं बेटा, अमीनो एसिड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। किनके लिए स्पेसिफिक होते हैं बेटा, अमीनो एसिड के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। जबकि 3 जो जेनेटिक कोडोन होते हैं वो स्टॉप कोडोन के रूप में क्या किए जाते हैं, पहचाने जाते हैं। जैसे अगर 3 स्टॉप कोडोन की अपन बात करें तो एक होता है बेटा UAA, इसके अलावा एक होता है बेटा UGA, इसके अलावा तीसरा होता है बेटा UAG। ये जो 3 जेनेटिक कोडोन होते हैं ये स्टॉप कोडोन के रूप में क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं। जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस का क्या हो रहा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है, तो उस समय लास्ट में जाकर टर्मिनेटरी सीक्वेंस के रूप में या फिर टर्मिनेटरी कोडोन के रूप में या फिर स्टॉप कोडोन के रूप में क्या पाए जाते हैं, यूरेसिल, एडेनिन, इसके अलावा UGA, इसके अलावा UAG। इनकी पहचान कौन करता है बेटा, राइबोसोम्स करता है। इनकी पहचान करने के बाद वहीं पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो आज की वीडियो में अपन ने देखा है बेटा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बारे में, जिनके कितने स्टेप्स थे, 3 स्टेप्स थे। पहला स्टेप दैट इज कैपिंग, जहां पर 7 मिथाइल गुआनिसिन को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है गुआनिल ट्रांसफरेज की सहायता से। इसके अलावा दूसरा होता है स्प्लाइसिंग, जिसमें mRNA में इंट्रॉन्स पार्ट को तो रिमूव किया जाता है जबकि एक्सॉन्स को पास में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जहां पर कौन सा एंजाइम कार्य करता है बेटा, जोड़ने का लाइगेज एंजाइम क्या करता है, कार्य करता है। इसके अलावा mRNA को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए 3 प्राइम एंड पर पॉली एडिनाइलेशन की 3rd प्रोसेस होती है, टेलिंग प्रोसेस होती है, जहां पर काफी सारे एडेनिन ग्रुप को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। वहां पर पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, कार्य करता है। अब जब अपने पास में नॉन फंक्शनल से फंक्शनल आरएनए का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, तो प्रोसेस कौन सी शुरू होती है बेटा, ट्रांसलेशन की। और ट्रांसलेशन के लिए सबसे बेहद जरूरी जानना होता है बेटा जेनेटिक कोडोन को। किनको, जेनेटिक कोडोन को। तो जो mRNA अपने पास में बना है उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। इनमें 3 नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर के, 3 नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर के एक जेनेटिक कोड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रकार से mRNA पर काफी सारे क्या पाए जाते हैं, जेनेटिक कोडोन पाए जाते हैं जो किसी एक अमीनो एसिड के फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा जेनेटिक कोडोन्स के क्या पाए जाते हैं, कुछ फीचर पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रिपलेट,
कि ये 3 के समूह में पाए जाते हैं ट्रिपलेट। इसके अलावा अनएम्बिगुअस, इसके अलावा स्पेसिफिक, अनएम्बिगुअस एवं अनस्पेसिफिक इस वजह से कहा गया है कि एक जेनेटिक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए ही क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा थर्ड होता है बेटा डीजेनरेट, मतलब जो अमीनो एसिड है या फिर जो जेनेटिक कोडोन है वो कैसे होते हैं, डीजेनरेट प्रकार के। कहने का मतलब एक अमीनो एसिड के अलावा काफी सारे क्या पाए जा सकते हैं बेटा, जेनेटिक कोडोन्स पाए जा सकते हैं जो एक अमीनो एसिड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा फोर्थ होता है बेटा कोमालेस, मतलब जो जेनेटिक कोड होते हैं वो कैसे होते हैं, कोमा लेस होते हैं, मतलब इनके बीच में कहीं भी कोमा नहीं पाई जाती। एमआरएनए पर जेनेटिक कोडोन एक कंटीन्यूअस मैनर में पाए जाते हैं और कंटीन्यूअस मैनर में ही किनका फॉर्मेशन करते हैं बेटा, प्रोटीन संश्लेषण का क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे बेटा ट्रांसलेशन की प्रोसेस के बारे में। धन्यवाद।